टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, राइट? एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको ये एरोबिक रेस्पिरेशन में आप क्या क्या पढ़ने वाले, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो, इन एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज हार्वेस्टेड फ्रॉम ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन ए सीक्वेंस ऑफ 4 मेजर पाथवेज। ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यूज कर लेके, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हुए आपको टोटल 4 अलग साइकिल्स पढ़ते हैं आप। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन, जनरली हम क्या पढ़ते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे तो हमको एनर्जी आएगा बोल के, इजंट इट? वो एनर्जी आने के लिए हमको 4 स्टेप्स होते हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते 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 हुए आपको 4 स्टेप्स में आपको एनर्जी फॉर्मेशन होगा। वो क्या है यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप है। सेकंड पायरुविक ऑक्सीडेशन है, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप डीकार्बॉक्स, ये एक ही है, पायरुविक ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बॉक्सिलेशन एक ही स्टेप, सेकंड स्टेप है। क्रेब्स साइकिल थर्ड स्टेप। बाद में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए 4 मेजर पाथवेज को यूज करेगा। वो 4 मेजर पाथवेज क्या है, वो 4 मेजर पाथवेज आपको ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस एक है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन एक पाथवे, क्रेब्स साइकिल्स थर्ड पाथवे एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तीसरा पाथवे। टोटल 4 पाथवेज होते हैं। ये टोटल 4 पाथवेज में से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये जो वर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जिसको हाईलाइट करता हूँ मैं, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। बाकी के जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। आप आप क्लास 11th में पढ़े ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन बोल के, वेयर एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस बोल के। पावर हाउस ऑफ ए सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं, रीजन ये है, फर्स्ट स्टेप ये एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में प्लाज्म में होता है। बाकी के तीन स्टेप कहाँ पे होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन यूकैरियोट्स ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड द अदर 3 स्टेप्स अकर्स इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी के 3 स्टेप कहाँ हो रहे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे। इज इट क्लियर फॉर यू पीपल? ये क्लियर है क्या? ये सब क्लियर है क्या? सभी बच्चों को पूछ रहा हूँ बेटा मैं। क्लियर है ना? गायत्री, कलस्कर, बंतलवाड़, बंतलवाड़ है का, बंतलवाड़, प्रेम तोंडे, कल्याणकर, सभी बच्चों को। अभी हर बार तो सबका नाम ले सकता, जो आएगा वो लेता हूं मैं। बंतलवाड़ है का, अरे बंतलवाड़, वेरी गुड। ये बहुत आसान है, ये मटेरियल मैं आपको ग्रुप में भी शेयर करता हूँ पीडीएफ करके, इसको पढ़े ना इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी से भी बहुत अच्छा है ये मटेरियल। एनसीईआरटी जल्दी नहीं समझता पड़े तो आपको ये बहुत अच्छा है। अभी रेस्पिरेशन हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने बताया था, ये ग्लूकोस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए 4 पाथवे है बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव एंड डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तीसरा होता है क्रेब्स साइकिल, फोर्थ होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होगा। बाकी के 3 स्टेप्स जो होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के, बाकी के जो 3 होते हैं, 3 प्रोसेस, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। उसके लिए अभी थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेल ऑर्गेनेल्स एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। Mitochondria are the organelles associated with the process of respiration. You have already studied in the structure of mitochondria in the cell biology, the unit first chapter. Cell biology cell biology बोलते cell the unit of life, cell the unit of life chapter में आप पढ़े। ठीक है, ये तो क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट, अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में देखो। Mitochondria are limited by the smooth outer membrane and contain highly invaginated inner membrane. यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में आपको दो मेम्ब्रेन है, जैसे आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन आपको कैसा रहेगा? साफ रहेगा। आउटर मेम्ब्रेन ऐसा साफ रहेगा, स्मूथ रहेगा। वेरएस इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनवैजिनेटेड है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनवैजिनेटेड बोला। एंड कंटेन ए हाईली इनवैजिनेटेड इनर मेम्ब्रेन। इनवैजिनेटेड बोलता है ऐसा, फोल्डिंग्स हो गया ना। इन फोल्डिंग्स ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विल फॉर्म व्हाट? वो क्या बना है? क्रिस्टे बना है, इजंट इट? ये क्या है? ये क्रिस्टे। ये क्या है? ये क्रिस्टे है। दिख रहा आपको? राइट। नेक्स्ट, अब ये इनर मेम्ब्रेन में विच हैज स्पेशल रोल इन एनर्जी ट्रांसडक्शन, द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और ये आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे क्या कह रहे हैं हम? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, नहीं तो इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। ये तो सिंपल चीज है। नेक्स्ट, the invaginations of the inner membrane are called as mitochondrial crest or cristae. The inner membrane is selectively permeable to few molecules like oxygen, water, and carbon dioxide. However, it is permeability to very low protons are even absent, which is a significant factor for ATP synthesis. अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इट इज ए सेलेक्टिव परमिएबल, बहुत केवल थोड़े मॉलिक्यूल को ही ये परमिएबल है। कौन से परमिएबल है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, ऑक्सीजन को अंदर आने देगा। ठीक है, अंदर आने देगा। अभी नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे the stalled particles on the mitochondrial crest are called as F0 F1 particles, कहते हैं F0 F1 complex कहते हैं, which were previously referred as oxysomes or elementary particles. ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे कहते हैं, वहां पे ये इनर मेम्ब्रेन में F0 F1 पार्टिकल्स रहते हैं, जहां पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम रहेगा। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम रहेगा। ठीक है। The inner membrane, the inner chamber of mitochondria is filled with dense and granular mitochondrial matrix which contains 70% of respiratory enzymes. अब ये आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, इनर मेम्ब्रेन के बारे में मैं आपको पढ़ाया। एंड ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मैट्रिक्स रहेगा वहां पे आपको 70% ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम से, मतलब ये क्रेब्स साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स रहने दो, ये पाइरुवेट ऑक्सीडेटिव एंड डिकार्बोक्सिलेशन के एंजाइम्स रहने दो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रहने दो, सभी के सभी जो भी एंजाइम्स है, most of the enzymes which are involved in the respiration process, they are present in the inner mitochondrial matrix. वैसे ही आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको 70 एस टाइप ऑफ राइबोसोम मिलेगा, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलेगा, एंड आरएनए एंड सेवरल अदर आयंस मिलते हैं आपको। ये पढ़ो एक बार पैराग्राफ, ये पढ़ो। एक मिनट, मैं कहा जहां से पढ़ने के लिए कहा था वहां से पढ़ो, रुको। यहां से पढ़ो।
ये पूरा पढ़ो। पढ़ना हो गया तो हो गया बोल के डालो भाई साहब। पढ़ना हो गया तो हो गया बोल के डालो ना। समझ में आ रहा? अच्छा, मोनिका राउतवार आ गए आप। रीडिंग हो गया, बहुत अच्छी बात है। सबको समझ में आया क्या? ये एलिमेंटरी पार्टिकल्स, ऑक्सीजोम सब एक ही है बेटा। ये डायग्राम में आपको देखो एलिमेंटरी पार्टिकल्स दिख रहे, F0 F1 पार्टिकल। ये पूरा इनर मेम्ब्रेन है, ये पूरा डायग्राम इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्रिस्टे है, देखो क्रिस्टे, इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये क्या बना? क्रिस्टे बना। ये क्रिस्टे में क्या है? यहाँ पे एलिमेंटरी पार्टिकल्स है। एलिमेंटरी पार्टिकल्स बोलो, ऑक्सीजोम्स बोलो, F0 F1 पार्टिकल बोलो, ठीक है। ये जो यहाँ पे है, ये मेजर यहाँ पे क्या होता है? एटीपी सिंथेटेस एंजाइम होता है इसमें। ये जो F1 F0 F1 पार्टिकल्स कह रहे, इसमें एटीपी सिंथेटेस एंजाइम रहेगा जो एटीपी सिंथेसिस करने के लिए यूज होगा। अब देखो डायग्राम कितना मस्त दिख रहा है। ये देखो डायग्राम, देखो आप डायग्राम में, इधर आउटर मेम्ब्रेन दिया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ऐसा फोल्ड हुआ, क्रिस्टे बना फोल्ड होके, ठीक है। अब इधर का साइड क्या रहेगा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स रहेगा, जहां पे 70% ऑफ एंजाइम्स है, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। इज दिस डायग्राम इज वेरी क्लियर? समझे क्या? राइट, डायग्राम भी समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, समझ रहा, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड सेकंड पैराग्राफ पढ़ो। ये रेस्पिरेशन का पैराग्राफ पढ़ो। सेकंड पैराग्राफ तो दिख रहा आपको स्क्रीन के ऊपर, इजी है पैराग्राफ। Respiration being an exergonic process, it releases energy which is either lost in the form of heat or temporarily packed in the chemical compound called as adenosine triphosphate. यहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो सकता है, नहीं तो एटीपी फॉर्मेशन होगा। एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल कहते हैं। The advantage of ATP is that it stores energy to be immediately released whenever needed and can be moved within a cell from one place to another place. देखो बेटा,
अगर अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए से, जो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो अपने को ज्यादा यूजेज नहीं है। अगर वही एटीपी फॉर्मेशन में, वो एनर्जी एटीपी फॉर्मेशन में यूज हुआ, तो एटीपी स्टोरेज मॉलिक्यूल है, जब चाहे सेल उसको यूज कर सकता है। समझा है पैराग्राफ? समझा है पैराग्राफ आपको? ओके गुड। अभी दूसरा पैराग्राफ पढ़ना है आपको एटीपी मॉलिक्यूल के बारे में। ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। एटीपी मॉलिक्यूल किन से बना है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोल रहे, डीऑक्सीराइबोस शुगर रहेगा इसमें। एटीपी में राइबोस शुगर बोल रहा है। राइबोस शुगर मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजनस बेस है, फास्फेट है, 3 फास्फेट है। एंड ये ट्राइफॉस्फेट है ना, ट्राइफॉस्फेट में जो तीसरा फास्फेट बॉन्ड होता है, जो तीसरा फास्फेट बॉन्ड है, उसको ब्रेक डाउन करने से, उसको हाइड्रोलाइसिस करने से 7.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। कितना? 7.6 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। ये पढ़ना हो गया सबका? सबका ये पढ़ना हो गया क्या बच्चे? ओके गुड। बहुत आसान है नोट्स। अभी ये एटीपी मॉलिक्यूल के बारे में दिया देखो। ये एटीपी मॉलिक्यूल का डायग्राम एंड उसका स्ट्रक्चर दिया है, केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे, केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया देखो। एटीपी मॉलिक्यूल कैसा होता है? ये राइबोस शुगर है देखो, ये राइबोस शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है, एडिनोस नाइट्रोजनस बेस। इधर 3 फास्फेट, वो 1 2 3 ट्राइफॉस्फेट है ना, 1 2 3 फास्फेट शुगर मॉलिक्यूल एंड हियर नाइट्रोजनस बेस। तो इसको फास्फेट को ने क्या किया? अल्फा बीटा गामा कहा। अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, ये गामा है। जो लास्ट वाला ये ब्रेकडाउन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, तो हाई एनर्जी रिलीज होगा। कितना? 7.6 किलो कैलोरीज रिलीज होगा बोल के बोल रहा हूं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर समझा आपको? समझा क्या? हो गया बच्चा पढ़ना आपका? देख लिए पूरा डायग्राम वगैरह स्ट्रक्चर? नेक्स्ट एटीपी। एक्चुअली एटीपी जो मैंने सिखाया अभी यहाँ पे देखो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस। डायग्राम ये यहाँ पे इक्वेशन दिया। यहाँ पे क्या एटीपी मॉलिक्यूल है, हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो क्या होगा आपको? एडीपी प्लस पीआई। यहाँ पे एक फास्फेट बॉन्ड ब्रेक हुआ, फास्फेट का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसे क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुआ। अरे नहीं समझ में? हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी बोले ना,
हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी हुआ तो क्या होता है, आपको एनर्जी रिलीज हो रहा है यहाँ पे 7.6 किलो कैलोरीज एनर्जी। समझा? नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या है यहाँ पे? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है। जैसे मैंने बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी देखेंगे रेस्पिरेशन में टाइप्स है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। तो उसमें इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखो आप, एरोबिक रेस्पिरेशन देखो, इट इज कॉमन among all higher plants, occurs in the presence of oxygen, glucose is completely oxidized, more energy is released। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर ए सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल यू नो 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है? एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज करने से, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में, मतलब ये 4 स्टेप कंप्लीट करना चाहिए उन्हें। ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव एंड डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये चार साइकिल्स को जब ये कंप्लीट करेगा, 4 स्टेप्स ये कंप्लीट करेगा, टोटल कितने 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, आपको मतलब प्रोड्यूस होंगे। 36 आउटपुट बोला, 36 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। एंड फाइनली एंड प्रोडक्ट क्या आएगा आपको? द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लास्ट में आपको जो एंड प्रोडक्ट रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रहेगा। ठीक है, इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे। इसमें पॉइंट ये स्टार मैंने जो लगाया, ये 36 मॉलिक्यूल, ये इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करे सो इंपॉर्टेंट है। इस तरफ देखो आप, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है? C2H5OH। क्या है C2H5OH? व्हाट इज C2H5OH? अरे मंगेश बता रहे तू, मंगेश, स्वप्निल राठौड़, वेरी गुड। सुलोचना ने बताया, मुझे पता है आप आंसर देते हैं। गायत्री ने बताया, वेरी गुड। स्वप्निल राठौड़ डेली अटेंड करता नहीं रे तू? अल्कोहल लेना रे, इथाइल अल्कोहल लेना रे भाई, क्या है यार, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इधर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एरोबिक रेस्पिरेशन। यहां से क्वेश्चन आता है आपको, राइट। नेक्स्ट देखें, जनरली found in lower, you can see here, generally found in lower organisms like bacteria and yeast, occurs in the absence of oxygen। anaerobic respiration करे तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? तो यहाँ पे 2 ही स्टेप्स रहेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन में 4 स्टेप है, यहाँ पे 2 ही स्टेप्स रहेंगे। लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, द आउटपुट ऑफ एटीपी इज जस्ट ओनली 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आउटपुट ऑफ एटीपी कितना है? यहाँ पे सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 प्रोड्यूस हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ही मॉलिक्यूल्स है, ओनली 2 मॉलिक्यूल है, बहुत कम है एनर्जी प्रोडक्शन, इजंट इट? तो इसके एंड प्रोडक्ट्स देखो, दो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स देखो। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द एंड प्रोडक्ट्स। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो आपको ये जो एंड प्रोडक्ट है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड्स, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड इधर इथाइल अल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है। दिस इज व्हाट द डिफरेंसेस बिटवीन, सम डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। समझे ये?
एक 2 मिनट देता हूँ, 1 मिनट टाइम देता हूँ, फटाफट पढ़ो फटाफट।